नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं आज आप लोग को LIC एजेंट उसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और वो मॉडल टेस्ट पेपर जो आते हैं वो आपको सीरियल वाइज करके एक एक करके मैं आप लोग को बताता रहूँगा। दोस्तों ये IC38 एग्ज़ाम में हर साल आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग देख करके आप एक LIC एजेंट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिया गया है, बीमा कंपनी से ऋण लिए जाने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है पॉलिसी को बीमा कंपनी के पक्ष में समुद्देशित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बीमा कंपनी के पक्ष में समुद्देशन होने के कारण नामांकन निरस्त हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है बीमा कंपनी के हित की सीमा तक नामित के अधिकार प्रभावित होंगे। ऑप्शन डी है ऋण की सीमा बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के आधार पर गणना की जाती है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बीमा कंपनी के पक्ष में समुद्देशन होने के कारण नामांकन निरस्त हो जाएगा। प्रश्न सेकंड है समुद्देशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है परम समुद्देशन होने पर समुद्देशित की मृत्यु की दशा में पॉलिसी समुद्देशित की संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। दूसरा ऑप्शन है बीमा पॉलिसी में अपने हक हित व अधिकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया को समुद्देशन कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी है पॉलिसी समुद्देशन की सूचना बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है। ऑप्शन डी है परम समुद्देशन की दशा में समुद्देशित का अधिकार केवल पॉलिसी अवधि तक ही सीमित है, इसके बाद में बीमा धारक की मृत्यु होने पर। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऑप्शन आपका डी सही है। परम समुद्देशन की दशा में समुद्देशित का अधिकार केवल पॉलिसी अवधि तक सीमित है, इसके बाद में बीमा धारक की मृत्यु होने पर। 3 लेते हैं बीमाकर्ता निम्न में से कौन से परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। पहला ऑप्शन है पॉलिसी का 2 या अधिक पॉलिसियों में विभाजन। ऑप्शन बी है प्रीमियम भुगतान अवधि को बढ़ाना। ऑप्शन सी है लाभ सहित पॉलिसी को लाभ रहित पॉलिसी में परिवर्तन। ऑप्शन डी है बीमा धन में वृद्धि। इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है, पॉलिसी का 2 या अधिक पॉलिसी में विभाजन। प्रश्न 4 है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार स्थगित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 18 वर्षीय स्वस्थ युवा। ऑप्शन बी है कोई मोटापे से पीड़ित व्यक्ति। ऑप्शन सी है एड्स पीड़ित। ऑप्शन डी है गृहिणी जिसकी स्वयं की आय न हो। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। अब प्रश्न 5 लिया गया है निम्न में से क्या नैतिक जोखिम की श्रेणी में आता है। इनमें से कौन सा यानी जोखिम की श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है कोई स्टंट करने वाला व्यक्ति स्टंट करते हुए मर जाए। ऑप्शन बी है कोई बीमा धारक इसलिए अधिक मदिरा पान करने लगे कि उसने बीमा करवा रखा है। ऑप्शन सी है बीमित व्यक्ति प्रीमियम भुगतान में सक्षम न हो पा रहा है वो। ऑप्शन डी है पॉलिसी के बारे में गलत तथ्य देना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई बीमा धारक इसलिए अधिक मदिरा पान करने लगे कि उसने बीमा करवा रखा हो। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब प्रश्न 6 लिया गया है मेडिकल जोखिमांकन से आवश्यक पारिवारिक स्थिति इतिहास में शामिल है। ए माता पिता की संपत्ति की विरासत। बी कुछ बीमारियां वंशानुगत होती है। सी माता पिता यदि गरीब हैं तो बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हो सकते हैं। ऑप्शन डी पारिवारिक वातावरण एक मुख्य कारक है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न समझ लिया गया बीमा कंपनी में जोखिमांकनकर्ता की भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है दावा भुगतान। दूसरा ऑप्शन है जोखिम स्वीकार करने का निर्णय। सी ऑप्शन है उत्पाद डिजाइन करना। डी ऑप्शन है
ग्राहक संबंध प्रबंधन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जोखिम स्वीकार करने का निर्णय। प्रश्न 8 लिया गया है, निम्न में से क्या जोखिमांकन संबंधी निर्णय है? ए है सामान्य दर पर जोखिम को स्वीकार करना, बी है जोखिम को अस्वीकार करना, सी है जोखिम संगन, डी है दावा निरस्तीकरण। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, दावा निरस्तीकरण। प्रश्न 9 लिया गया, निम्न में क्या मानक आयु प्रमाण नहीं है? ए ऑप्शन है पासपोर्ट, बी ऑप्शन है स्कूल प्रमाण पत्र, सी ऑप्शन है जन्म कुंडली, डी ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, जन्म कुंडली। प्रश्न 10 लिया गया है, निम्न में से कौन सी आदत बीमा निर्णय को प्रभावित कर सकती है? ए ऑप्शन है दैनिक टालना, बी ऑप्शन है प्रतिबंधित द्रव्यों का प्रयोग, सी ऑप्शन है आलसी प्रवृत्ति, डी ऑप्शन है टाल मटोल। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिबंधित द्रव्यों का प्रयोग। अब प्रश्न 11 लिए गए, जोखिमांकन की कौन सी प्रक्रिया में जोखिमांकनकर्ता ऋणात्मक कारकी के लिए अंक प्रदान करती है? ए ऑप्शन है जजमेंट जोखिमांकन, बी ऑप्शन है स्वच्छंद, सी ऑप्शन है आंकिक पद्धति, डी ऑप्शन है एकमात्र निर्णय। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आंकिक पद्धति। अब प्रश्न 12 लिया गया है, जोखिम वर्गीकरण में समूह उस जोखिम समूह से संबंधित है जिनकी मतर्यता दर मानक मतर्यता दर सारणी के अनुरूप होती है। ए ऑप्शन है मानक जीवन, बी ऑप्शन है वरीयता जीवन, सी ऑप्शन है अमानक जीवन, डी ऑप्शन अस्वीकृत जीवन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मानक जीवन। प्रश्न 13 लिया गया है, कोई महिला गर्भवती है और अपना अवधि बीमा कराना चाहती है, जोखिमांकनकर्ता के पास निम्न में से कौन सा निर्णय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए है सामान्य दर पर स्वीकृति, बी ऑप्शन है अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकृति, सी ऑप्शन है प्रस्ताव अस्वीकृति, डी ऑप्शन है प्रतिबंधित उपबंध के साथ स्वीकृति। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रतिबंधित उपबंध के साथ स्वीकृति। प्रश्न 14 लिया गया है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव गैर मेडिकल जोखिमांकन के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा? ए ऑप्शन है सविता 26 वर्ष आयु, एक आईटी कंपनी में इंजीनियर, बी ऑप्शन है महेश 50 वर्ष आयु, केवल कोयले की खदान में मजदूर, सी सतीश 28 वर्ष आयु, एक बैंक कर्मी जिसने 1 करोड़ की राशि के बीमे के लिए आवेदन किया है, डी प्रवीण 30 वर्ष आयु, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कार्य करने वाला 10 वर्ष के बंदोबस्ती बीमा हेतु प्रस्ताव। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, सतीश 28 वर्ष की आयु में एक बैंक कर्मी है जिसने 1 करोड़ की राशि के बीमे के लिए आवेदन किया है। प्रश्न 15 है, मीना गंभीर मधुमेह से ग्रस्त है परंतु वो बीमा करवाना चाहती है, जोखिमांकन की निम्न में से कौन सी जोखिमांकन पद्धति जोखिमांकन हेतु? पहला ऑप्शन है जजमेंट पद्धति, बी ऑप्शन है आंकिक पद्धति, सी ऑप्शन उक्त में से कोई भी क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारियां जोखिमांकन की दृष्टि से महत्व नहीं रखती है, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी क्योंकि मधुमेह रोगी का बीमा नहीं किया जा सकता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जजमेंट पद्धति। प्रश्न 16 लिया गया, संतोष एक अवधि बीमा कराना चाहता है, उसकी प्रत्याशित मर्त्यता मानक मर्त्यता दर से काफ़ी कम है अतः उससे सामान्य से कम प्रीमियम लिया है। ऑप्शन है ए मानक, बी वरीयता जोखिम, सी गैर मानक पर जीवन, डी अस्वीकृत जीवन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, वरीयता जोखिम। प्रश्न 17 है, निम्न से कौन सा कथन दावा की व्याख्या सर्वाधिक अच्छे ढंग से करता है? पहला ए ऑप्शन है
दावा एक अनुरोध है जो कि बीमा कंपनी को अपने संविदा के वादे के अनुरूप निभाना चाहिए। बी ऑप्शन, दावा का एक मांग है जिसके द्वारा बीमाकर्ता संविदा में किए गए अपने वादे से निभाता है। सी ऑप्शन है, दावा का एक मांग है बीमित करार के अंतर्गत अपने वचन को निभाता है। डी ऑप्शन है, दावा का एक अनुरोध है जो कि एक बीमित बीमा संविदा में अपने वादे को निभाता है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दावा एक मांग है जिसके द्वारा बीमाकर्ता संविदा में किए गए अपने वादे को निभाता है। प्रश्न 18 है, निम्न में से कौन से प्रकार की पॉलिसी में दावा भुगतान पॉलिसी अवधि के दौरान एक नियमित अंतराल के दौरान किया जाता है? ए ऑप्शन है धन वापसी योजना, दूसरा ऑप्शन है यूलिप योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रीमियम की वापसी सहित अवधि बीमा योजना, डी ऑप्शन अवधि बीमा योजना। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, धन वापसी योजना। प्रश्न 19 है, महेश ने एक बीमा पॉलिसी गंभीर बीमारी संपूरक के साथ खरीदी है। इस पॉलिसी का परम समुद्देशन करण में के पक्ष में कर दिया जाता है। हृदयाघात होगा। ए ऑप्शन है महेश, बी ऑप्शन है करण, सी ऑप्शन है महेश व करण दोनों के बराबर, डी ऑप्शन है किसी को भी नहीं क्योंकि पॉलिसी समुद्देशित है और बीमारी महेश को पड़ा है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, करण। प्रश्न 20 है, प्रवीण की कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुर्घटना दावा प्राप्त करने के लिए दावेदार को कौन सी अतिरिक्त औपचारिक पूर्ण करनी होगी? पहला ए, दाह संस्कार का प्रमाण, बी चिकित्सक की रिपोर्ट, सी नियोक्ता का प्रमाण पत्र, डी जांच रिपोर्ट। इसमें से आपका ऑप्शन सही है, डी जांच रिपोर्ट। प्रश्न 21 है, निम्न में से कौन सी मृत्यु दावा की शीघ्र दावा की श्रेणी में रखा जाएगा? पहला ए है, पॉलिसी लेने से 3 साल के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु। ऑप्शन बी है, पॉलिसी लेने के लिए 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु। ऑप्शन सी है, पॉलिसी लेने से 7 वर्ष के अंदर पॉलिसी धारक की मृत्यु। ऑप्शन डी है, बीमित की मृत्यु पॉलिसी लेने के वर्ष में 10 वर्ष के अंदर हो जाए। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 22 है, उत्तरजीविता लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ए है, अवधि बीमा की पूर्णावधि का दावा देय है। ऑप्शन बी है, धन वापसी योजना में पॉलिसी अवधि में नियमित अंतर पर भुगतान देय है। ऑप्शन सी, किसी बीमारी के होने पर गंभीर बीमारी संपूरक का देय लाभ। ऑप्शन डी है, पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी के समर्पण के उपरांत देय राशि। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अवधि बीमा की पूर्णावधि पर दावा देय है। प्रश्न 23 लिया गया है, धन वापसी योजना में एक निश्चित अवधि पूर्ण होने पर देय राशि निम्न में से कौन से दावे में आती है? ऑप्शन ए है मृत्यु दावा, ऑप्शन बी है परिपक्वता दावा, ऑप्शन सी है आवधिक उत्तरजीविता हित लाभ, ऑप्शन डी है समर्पण दावा। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आवधिक उत्तरजीविता हित लाभ। प्रश्न 24 लिया गया, शंकर ने एक यूलिप योजना 10 साल के लिए खरीदी है। पूर्णावधि से पूर्व ही उसकी मृत्यु होने पर निम्न में से कौन सा लाभ देय होगा? ऑप्शन ए, बीमा धन या फंड वैल्यू में से जो भी कम हो। ऑप्शन बी है, बीमा धन या फंड वैल्यू में से जो भी ज़्यादा हो। ऑप्शन सी है, बैंक बचत खाते पर दिए ब्याज से 2% राशि प्रीमियम वापसी के साथ। ऑप्शन डी है समर्पण मूल्य। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीमा धन या फंड वैल्यू में से जो भी ज़्यादा हो। प्रश्न 25 है, शीघ्र व सामान्य मृत्यु दावा के संदर्भ में निम्न में से जो भी असंगत हो उसे अलग करें। ऑप्शन ए है, रम्या की मृत्यु अवधि बीमा लेने के 6 माह बाद हो जाती है। ऑप्शन बी है, मनोज की मृत्यु अवधि बीमा लेने के 1.5 वर्ष बाद हो जाती है। ऑप्शन सी है, डेविड की मृत्यु अवधि बीमा लेने के 2.5 वर्ष बाद हो जाती है। ऑप्शन डी है, प्रवीण की मृत्यु अवधि बीमा लेने के
5.5 वर्ष के बाद हो जाती है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी प्रवीण की मृत्यु अवधि बीमा लेने के 5.5 वर्ष के बाद हो जाती है। प्रश्न 26 लिया गया है, प्राकृतिक मृत्यु होने पर देय दावे हेतु आवश्यकताएं व दुर्घटना दावा में आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न में से असंगत को अलग करें। ऑप्शन ए जांच रिपोर्ट, ऑप्शन बी है दावा फॉर्म, ऑप्शन सी है दाह संस्कार का प्रमाण, ऑप्शन डी अस्पताल का प्रमाण। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जांच रिपोर्ट। आप प्रश्न 27 लिया गया, IRDA के दावा भुगतान संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार दावा भुगतान का निर्णय 30 दिन के अंदर दावेदार को कर दिया जाएगा। यह अवधि होगी ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 30 दिन। प्रश्न 28 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बीमा विनियमों का मुख्य उद्देश्य बीमा कंपनी का रक्षण है, ऑप्शन बी बीमा विनियमों का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक का रक्षण है, ऑप्शन सी बीमा विनियमों का मुख्य उद्देश्य बीमा मध्यस्थ का हित संरक्षण है, ऑप्शन डी बीमा विनियमों का मुख्य उद्देश्य सरकार के हितों का संरक्षण है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बीमा विनियमों का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक का रक्षण है। प्रश्न 29 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बीमा अभिकर्ता का लाइसेंस खो जाने पर उसे प्रतिलिपि नहीं मिल सकती है, यह उसके नवीनीकरण के समय ही प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी बीमा अधिकर्ता का लाइसेंस खोने पर प्राधिकरण प्रतिलिपि लाइसेंस बिना किसी शुल्क के जारी करेगा। ऑप्शन सी है बीमा अभिकर्ता का लाइसेंस खोने पर पहले FIR करनी होगी, उसके बाद 30 दिन का इंतजार करने के बाद प्राधिकरण का प्रतिलिपि जारी करेगा। ऑप्शन डी यदि अभिकर्ता का लाइसेंस खो जाए तो प्राधिकरण का निर्धारित शुल्क लेकर प्रतिलिपि लाइसेंस जारी कर देगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। प्रश्न 30 लिया गया, बीमा अभिकर्ता बनने के लिए घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य है, कितने घंटे का? इसमें से आपका ए 50 घंटे का। प्रश्न 31 बीमा अभिकर्ता निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बीमाकर्ता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न 32 है, बीमा अभिकर्ता का लाइसेंस कौन जारी करता है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, IRDA। प्रश्न 33 बीमा अभिकर्ता का लाइसेंस कब नवीनीकरण करना होता है? 3 वर्ष तक। प्रश्न 34 बीमा अभिकर्ता को निम्न में से क्या असत्य है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, कमीशन को ग्राहक को बांटना चाहिए। प्रश्न 35 है, अभिकर्ता के लाइसेंस या नवीनीकरण हेतु देय शुल्क है 125, ए ऑप्शन सही है। प्रश्न 36 है, प्राधिकरण प्रतिलिपि लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो यदि है तो उपरोक्त सभी सही है, नष्ट हो जाएं, खो जाएं, फट जाएं। प्रश्न 37 है, आपराधिक अभियोजन का दोषी पाया जाने पर अभिकर्ता का लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस रद्द हो जाता है। प्रश्न 38 है, अभिकर्ता बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10th होनी चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। एक से अधिक बीमा कंपनी या दोनों से कार्य कर सकते हैं, समग्र अभिकर्ता कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बीमा अभिकर्ता का प्राथमिक दायित्व ग्राहक के प्रति होता है, न कि बीमाकर्ता के प्रति। प्रश्न 41 है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार किसी अच्छे सेल्समैन में निम्न में से कौन सी 2 विशेषताएं होनी चाहिए? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरे के प्रति संवेदनशीलता, वह अहम भी भावना। प्रश्न 42 है, वर्ष के आरंभ में कुल पॉलिसियों में से वर्षांत तक चालू बनी रहने वाली पॉलिसियों की संख्या कहलाती है अक्षुण्णता। 43 लिया गया, बीमा अभिकर्ता सामान्यतः निम्न में से किसका प्रतिनिधि माना जाता है? बीमा
कर्ता का प्रतिनिधि माना जाता है। प्रश्न 44 है, प्रत्यक्ष विपणन में निम्न में से क्या आता है? ए सही है, टेली मार्केटिंग। प्रश्न 45 है, दूसरों को वह कष्ट न दो जिससे आपको कष्ट होता हो। तो नैतिकता का यह सूत्र वाक्य निम्न में से किस धर्म का है? ये धर्म बौद्ध है, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 46 है, बीमा अभिकर्ता लाइसेंस हेतु आवेदन करता है, उसे न्यूनतम कितने घंटे प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त इस संस्थान में लेना होगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 50। प्रश्न 47 है, बीमा अभिकर्ता को जारी अनुज्ञप्ति वर्ष तक वैध रहता है? कितने वर्ष तक वैध रहता है? इसमें से ऑप्शन सी है, 3 वर्ष। प्रश्न 48 है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार एक व्यक्ति जो किसी एक पक्ष का प्रतिनिधित्व दूसरे पक्ष के साथ व्यवहार करने के लिए उसको क्या कहते हैं? उसको अभिकर्ता कहते हैं। प्रश्न 49 है, एक बीमा दलाल का प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही, बीमित। अब क्वेश्चन लास्ट लिया गया है, वो भी 50। बीमा बाजार मानक संघ के सिद्धांत 2 के अनुसार निम्न में से क्या होता है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राहक केंद्रित समर्थ विक्रय व सेवा प्रदान करना।